अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने किया था पावर, एवरेज पावर किया था, इंस्टेंटेनियस पावर किया था। आगे हम करेंगे पावर एंड वेलोसिटी, उनका रिलेशन क्या है। अच्छा, कल यूनिट ऑफ पावर मैं बताना भूल गई थी। यूनिट ऑफ पावर इज जाउल सेकेंड, और उसको वॉट भी कहते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और जाउल पर सेकेंड। हमें पता है वर्क का यूनिट जाउल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो अगर फॉर्मूले से भी निकालना चाहे तो जाउल पर सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉट की डेफिनेशन आ जाती है। पावर इज said to be 1 watt if 1 joule work is done in 1 second. Work is done in 1 second. ठीक है, पावर जो होगा वो 1 वॉट होगा। अगर हम 1 वॉट का पावर, हमें कहा जा रहा है कि हम 1 वॉट का पावर यूज कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो उसका मतलब ये होता है कि हम 1 जाउल वर्क कर रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर 1 जाउल वर्क जो हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं 1 वॉट। ये डेफिनेशन है वॉट की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ हमारे पास क्या है? फोर्स और वेलोसिटी और पावर का रिलेशन। ये प्रूफ आ जाता होता है पेपर के अंदर, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाता होता है। इज इक्वल टू एफ डॉट पी, ये प्रूफ आ जाता होता है। अच्छा, इसके अंदर हमने प्रूफ करना है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट पी, फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। हमें पता है पावर का यूनिट, पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, अच्छा, पावर के फॉर्मूला हमारे पास होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी, और हमें पता है कि जब हमने यूनिट वर्क का जो यूनिट करा था हमने, वो हमारे पास किसके इक्वल था? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एस वी नो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर। सो P इज इक्वल टू एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गई बात। अब
We have some more participants. Okay. अच्छा as velocity का हमें फॉर्मूला पता है, velocity is equal to d divided by t, distance covered in a specific time, इसको हम velocity कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम velocity की वैल्यू पुट कर देंगे, v is equal to d by t। यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, p इज इक्वल टू f डॉट v। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। p इज इक्वल टू एफ डॉट वी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आप लोगों की बुक के अंदर साथ में लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो लिखा हुआ है, वो भी इसी का फॉर्मूले का ही हिस्सा है। वो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती क्योंकि ये वो लैपटॉप के अंदर लिखना मुश्किल होता है। सो वो लोग वो आपने ऊपर से जहाँ पे यहाँ पे है ना, जहाँ पे डेल डब्ल्यू यहाँ पे पुट की है, डब्ल्यू डिवाइड बाई टी जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपने डेल लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आपने पुट करना होता है। ये उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि हम ले रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कल पढ़ा था कि उसके अंदर लिमिट जो होती है वो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ टाइम जो होता है वो कम होता जाता है, इसलिए डेल टी अप्रोचेस टू जीरो लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इधर आप लोगों ने साथ लिखना है, LIM approaches to zero, approaches to zero। आप लोगों ने साथ इसके लिखना है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी एक और डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं पावर की। Another definition of power in context of force and velocity के context में अगर हम लिखना चाहें तो power can be defined as the scalar product of force and velocity। ठीक है, ये हमारे पास एक और डेफिनेशन भी हो सकती है पावर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनिट की कुछ कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं बुक के अंदर। ये हो गया था। अगर हमारे पास एक कन्वर्जन्स लिखी हुई है वो भी हम कर लेते हैं अभी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम 1 वॉट को कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट के अंदर, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, कमर्शियल यूनिट हमारे पास है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो होता है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, उसके बाद 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जाउल के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। 1 kWh इज इक्वल टू, अच्छा 1 किलो के अंदर कितने वॉट्स होते हैं, 1 किलो वॉट्स अगर हमें कहा जाते हैं तो 1 किलो वॉट्स का मतलब होता है 1000 वॉट्स। जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं ना, इसी तरह 1 किलो वॉट के अंदर, किलो जो वर्ड है किलो, उसका मतलब होता है 1000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय, अब 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके साथ 60 इंटू 60 मतलब 3600 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकेंड्स के साथ, तो ये इक्वल आएगा हमारे 3 6 2 इसके 3 इसके 1 2 3 4 5 जाउल के इक्वल आएगा। जाउल के इक्वल भला कैसे आएगा, वॉट हमें पता है, वॉट का यूनिट होता है जाउल पर सेकेंड, और उसका यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास 3600 के साथ जो यूनिट हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ जाउल। तो हमारे पास 36 इंटू 5 जीरोस जाउल इक्वल आ जाएगा। उसके बाद दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 10 की पावर की पावर 6 जाओ। ठीक है, और 10 पावर 6 का मतलब होता है मेगा। अगर आप लोगों को मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था प्रीफिक्स और उसका, तो उसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर किलो, मेगा, गीगा, माइक्रो, मिली, वो सारे जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन है। तो 10 पावर 6 इज इक्वल टू मेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जाउल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 मेगा जाउल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 मेगा जाउल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जाउल के इक्वल कैसे है, या फिर कमर्शियल यूनिट क्या है, या फिर कमर्शियल यूनिट को आप कन्वर्ट करें मेगा जाउल्स के अंदर, जाउल्स के अंदर कन्वर्ट करें तो आप लोगों ने ऐसे कन्वर्ट कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी। मैम अगर ये बोर्ड में आएगा तो हम ये डेरिवेशन लिखेंगे? जी, अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है ना कि 1 किलोवाट आवर को जाउल में कन्वर्ट करें, तो उसके आप लोगों ने ऐसे कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट की बजाय आपने 1000 वॉट लिख दिया, और आर में कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स होते हैं 3600 हो गए, वो उससे मल्टीप्लाई करके, मतलब ये छोटी सी कन्वर्जन है, लेकिन कई दफ़ा एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी मैम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एनर्जी।
एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन, ability of a body to do work is called एनर्जी। जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई किसी ताकत की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो वही इंग्लिश में एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर दे आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से होती है, जब वो मूव कर रही होती है कोई बॉडी, तो उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन की वजह से होती है, कहीं पे वो स्टैंड कर, जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई बॉडी है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी, कोई कोई बॉडी हमारे पास है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके ऊपर एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स देख लेते हैं। types, kinetic energy and potential energy। आगे kinetic energy की definition, energy due to its motion। और सेकेंडली हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमारे पास हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के आगे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा, जब हमने वर्क डन निकालना था ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी पोजीशन की वजह से, वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही थी, इसलिए वहाँ पे हमने mgh यूज़ किया था। इसलिए और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला mgh ही होता है, क्योंकि वो पोजीशन की वजह से होता है। mg हमारे पास, m हमारे पास किसी चीज़ का मास, g हमारे पास उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो, और हाइट वो हाइट या फिर पोजीशन जो उसकी वहाँ पर होगी। जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी है वो बिल्डिंग के ऊपर है, कोई बॉल हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर है, वहाँ पे एक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास मास है,
और वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि वो बॉडी मूव कर रही होगी। जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और जब कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जो कोई बॉडी मूव कर रही होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कोई बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगी, स्टिल होगी, रेस्ट पर होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फॉर्मूलास हो गए दोनों के। आगे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दिस इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको क्यों कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ पे देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उसके बाद ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। इसमें ग्रेविटी का भी फैक्टर है ना, तो इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशन with is mind due to the sum of the arbitrary position assigned to the zero potential present at the reference level is the surface of the earth's position of the zero potential in some cases a point at infinity। अब यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि जी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे हमारे पास कोई बॉडी अर्थ के ऊपर मूव कर रही होती है, अर्थ को हम रेफरेंस ले रहे होते हैं। अगर हम मून पे जाएंगे तो ऑब्वियसली मून को रेफरेंस लेंगे। अभी हम अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो देखेंगे हम कि अगर बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रही है तो पॉजिटिव जी होगी ऑब्वियसली। अगर अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। उसके बाद हमारे पास क्या, जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कब होगी? जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास तब होगी जब जी की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। ठीक है, जब हमारे पास जी की वैल्यू जीरो होगी तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। आगे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the spring due to compressed and stressed state in this form elastic मिस potential। इसकी डेफिनेशन कितनी होगी? किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कोई भी अगर स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो स्टिल ही है, वो मूव थोड़ी ना कर रही है, बस उसके अंदर स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी the potential energy in a spring due to compression or stretching is called elastic potential energy। ठीक है, the potential energy in a spring due to compression and stretching is called elastic potential energy। आगे हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा लंबा है, कर लेते हैं। मैम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? किनेटिक एनर्जी किसी कोई एनर्जी जब मोशन के, ये मैंने लिखी भी थी पीछे। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर मोशन के अंदर है।
तो जो एनर्जी होगी हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके। अच्छा, आगे हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट आ जाती है पहले। ऑन अ बॉडी is equal to the change in energy। वर्क डन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक चेंजिंग एनर्जी। जो चेंज इन एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। ये इसकी स्टेटमेंट है और इसको अभी हमने आगे प्रूफ करना है। प्रूफ, हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू F डॉट D। और उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है 2as इज इक्वल टू vx के माइनस vi के। ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है। अब 2as की बजाय हम यहाँ पे 2ad पुट कर देंगे क्योंकि हम इस वक्त डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। d इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से हम d की वैल्यू सेपरेट कर लिया। अब ये d की वैल्यू हम जाके ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। Put this value in equation number 1 ठीक है, तो W इज इक्वल टू F ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू एम ए, और बाकी ऊपर वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से ये देखें टू ए यहाँ पे डिवाइड में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। यहाँ से ए और ए कट जाएंगे।
यहाँ से a और ये वाला a कट जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 m VF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 MVI स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है MVF और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हाफ mv स्क्वायर। जी, हाफ mv स्क्वायर। K dot E is equal to 1 divided by 2 mv स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये दिस इज दी ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे कह सकते हैं, और दिस इज दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी के इक्वल है ना। फाइनल इसमें वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल, और इसमें जो वेलोसिटी हमारे पास है वो है हमारे पास इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, so work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। और यही हमने प्रूव करना था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब यही होता है ना कि फाइनल कॉम्बिनेशन जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास चेंज निकल आता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन K dot। ठीक हो गया, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ तक कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो मैम। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। बाकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम कल निकालेंगे, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आज के लेक्चर में कोई भी बात पूछनी हो तो आप लोगों को बेशक कल पूछ लेना या फिर आज पूछ लें। और बाकी बच्चे जो नहीं ले रहे क्लास, वो उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर बेशक ले लिया करें, या फिर आप लोग क्लास में डिसाइड कर लें कि अगर आप लोगों ने क्लास लेनी है या नहीं लेनी। मिस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दोबारा बता दें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही जो पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है ना, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। ओके मिस। अच्छा, और बाकी बच्चों को कह दें कि जिन्होंने क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें पहले, फिर मुझे सारे एक दफ़ा फाइनल बात बता दें कि मैं उसी लिहाज से क्लास ले लूँ, क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा है, मुझे ऐसा कोई सवाब नहीं मिल रहा ये एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का। मिस जी वो जो पहले वाला टाइम था, पहले वाला सही नहीं था। मैंने बस आज के लिए ये टाइम किया, कल 11:30 क्लास होगी। ओके मिस। मैम हमने लेना लेक्चर। ठीक है, अब ये ना मैम हो ये कि जो आप हमें और क्लासेस करवा रही हैं, तो जब हम कॉलेज आएंगे जी बोले, जो आप हमें ये ओवर क्लासेस करवा रही हैं, जब हम कॉलेज आएंगे तो हमारे जो टेस्ट होंगे उसमें ये सब शामिल होगा। जी सिलेबस तो ये जो मैं पढ़ाई जा रही हूँ साथ साथ वो सारा ही होगा। आप लोग वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लें या फिर यहाँ पे लेक्चर में पढ़ लिया करें, आपकी मर्जी है।
क्योंकि बाकी आप अगर फर्स्ट टाइम वाले बच्चे देखें वो तो 9th चैप्टर में पहुंच गए हैं और हमें जाओ किधर खाना खाओ, किधर मामा कहेंगे उधर ही बैठ के पढ़ो, उधर ही बैठ के तुम्हें रखो, इधर बैठो। ठीक है यार वो इंटरनेट नहीं आता, मैं नहीं बैठ रही, 2-2 मिनट बाद टीचर कितनी। हाँ जी क्या बोल रही हैं? तुम्हारा लेक्चर खत्म होने लगा है, बाकी जो आप क्लास के रिलेटेड जो भी बात है वो आप ग्रुप के अंदर पूछ लें या फिर कल पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मिस।